Hello friends, you are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, हार्डनेस, तो ये सभी इन सभी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम कैसे मेटल्स को नॉन मेटल से बांटते हैं, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम किसी एलिमेंट को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम उसका पहचान करेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। माय डियर फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रासायनिक गुणों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब मैं नए वीडियोज़ को अपलोड करूँगा तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। Chemical properties of metals and non-metals। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रासायनिक गुण। तो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रासायनिक गुणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है हम जानेंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और ये मेटेलिक ऑक्साइड बाय नेचर बेसिक होता है। इसी को हम एक्टिविटीज़ के साथ हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है और वो बाय नेचर एसिडिक होता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे अभी विस्तार से। You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen। आपको मैंने एक मेन पॉइंट बताया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसी पॉइंट को इलेबोरेट कर रहा है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, एक है आयरन का। आयरन में जो लोहे में जो जंग लगता है, लोहे में जंग के लगने को हम रस्ट कहते हैं। तो इससे तो आप परिचित हैं। तो लोहे में जो जंग लगता है उसके पीछे एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन उसके पीछे कारण होता है। जब लोहे को मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, और ये रस्ट भी ऑक्साइड है, ये रस्ट ऑक्साइड है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है यहाँ पे कि क्लास 7 में आप मैग्नीशियम रिबन को हवा में जला करके आप इसका एक्टिविटी कर चुके हैं। तो इन दोनों ही प्रोसेसेस में आपको ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो आपको राख मिलेगा, जलने के बाद तेज़ रोशनी के साथ जलता है और फिर राख बनता है। तो वो जो राख है वो ऑक्साइड है। यहाँ पे आपको कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी को हम रस्ट कहते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तभी करेगा जब आप उसको जलाएंगे तब। तो जब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको हम MgO कहते हैं।
अब चलिए, ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको रस्ट के नेचर को चेक करना है। जो रस्ट आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन से बनता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच रस्ट ले लेना है, उसको थोड़ा सा पानी में आपको मिला देना है और उसको अच्छे से शेक करके आप अच्छे से शेक करके उसका सॉल्यूशन बनाइए, रस्ट का और पानी का। जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो आप उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से आप चेक कीजिए। जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि जो रेड लिटमस है वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जा रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो रस्ट का जो नेचर है वो रस्ट मेनली बाय नेचर बेसिक होता है। अब उसके बाद यहाँ पे पहेली सोच रही है, पहेली पूछ रही है कि क्या डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। पहेली पूछ रही है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है जिस तरह से लोहे में जंग लगता है। पहेली ने तांबे के बर्तनों के ऊपर हरे रंग का डिपॉजिट उसके ऊपर देखा है, हरे रंग का जमा हुआ कुछ उसके ऊपर देखा है और ये जानना चाह रही है। तो यहाँ पे है पहेली के प्रश्न का आंसर। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it requires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. The following is the reaction. होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक तांबे के बर्तन को आप हवा में छोड़ देते हैं, मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, वो पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन कलर का लेयर बनाता है, ग्रीन कलर का कोटिंग बनाता है तांबे के बर्तन के ऊपर। ये जो ग्रीन कलर का जो कोटिंग है ये एक्चुअली में मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, ये मिक्सचर होता है। तो जिस तरह से लोहे के ऊपर रस्ट होता है, जंग लगता है, तांबे के बर्तन के ऊपर ये ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है जब वो मॉइस्ट एयर में तांबे के बर्तन को लंबे समय तक अगर आप छोड़ देते हैं तो। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। अब आप जो मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्टिविटी है उसको आप याद कीजिए। उसमें से जो ऐश प्राप्त हुआ मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो राख मिलता है, जो राख निकलता है, उसको पानी में घुला करके उसका नेचर चेक किया गया, एसिडिक है या वो बेसिक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टेन दिस? ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये आप कैसे ये तय करेंगे, इसका कैसे निर्धारण करेंगे? You must have observed that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. In general, metallic oxides are basic in nature. तो जब आपने चेक किया होगा तो आपने पाया होगा कि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या फिर ऑक्साइड मैग्नीशियम का, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं और वो बाय नेचर बेसिक होता है। सामान्यतः जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बाय नेचर बेसिक होते हैं। Let us now observe the reaction of non metals with oxygen. अब हम नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ चेक करेंगे। अभी इससे पहले हमने क्या देखा है, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और ये हमने चेक किया तो रेड लिटमस, मेटालिक ऑक्साइड रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि ये बाय नेचर बेसिक होता है। अब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ चेक करेंगे तो नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और ये बाय नेचर एसिडिक होता है। इसमें आपको क्या करना है
कि सल्फ़र पाउडर के साथ आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे इस प्रयोग के लिए ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है, ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है, इसको यूज़ करना है। अगर डीफ्लैग्रेटिंग स्पून आपके पास नहीं है तो ये आप बना सकते हैं, कोई भी ढक्कन लेकर के उसमें तार बांध करके आप इसका वाला शेप दे सकते हैं। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में आप थोड़ा सा सल्फ़र पाउडर लीजिए, उसको हीट कीजिए, हीट करेंगे तो फिर वो जलने लगेगा, और जैसे ही वो जलने लगे आप उसको इस गैस जार में आप उसको डाल दीजिए। ये गैस जार में यहाँ पे दिख रहा है, और गैस जार में आपको इसलिए डालना है ताकि जलते समय जो धुआं निकले उस धुएं को प्रोटेक्ट करके आपको गैस जार में रखना है, ताकि उस धुएं को आपको पानी के साथ रिएक्शन कराना है। ये जो धुआं तैयार हो रहा है जब सल्फ़र पाउडर जल रहा है तो ये इस धुएं को हम कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब क्या होगा कि जब जल जाएगा आपको तो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को आप बाहर निकालिए, बाहर निकाल करके आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डाल करके आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, बंद करके ढक्कन अच्छे से वो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाइए। अब जो सॉल्यूशन है उसको आप चेक कीजिए रेड लिटमस पेपर से और ब्लू लिटमस पेपर से, तो आप पाएंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का और वाटर का जो सॉल्यूशन है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसीलिए ये क्या है, बाय नेचर एसिडिक है। जब पानी से रिएक्ट करता है तो सल्फरस एसिड बनाता है, ये सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। पहले जब रिएक्शन हुआ, जब हम सल्फ़र को जलाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी के साथ मिलाए, उसको घुलाए पानी के साथ, तो फिर सल्फरस एसिड बना। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे नीचे रिएक्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ, ये बन गया सल्फरस एसिड। The sulfurous acid turns blue litmus paper red. Generally, oxides of non-metals are acidic in nature. सल्फरस एसिड क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। सामान्यतः जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर से। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen. आप क्लास 7 में एसिड्स और बेसिस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप उनका लिस्ट बनाइए उन एसिड्स और बेसिस का, और उनमें से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका लिस्ट बनाइए। चलिए, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये तेज़ी से ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो ये जो सोडियम मेटल होता है ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। ये ऑक्सीजन और पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको सावधानी के लिए इसको कैरोसिन में इसको स्टोर करके रखा जाता है।
यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, ये आपके टीचर आपके स्कूल में करके दिखाएंगे, कोई बड़े करके दिखाएंगे, स्टूडेंट ये खुद से इसको अवॉइड करें। इसमें आपको क्या देखना है कि जो सोडियम मेटल जो हम यूज़ करेंगे उसका साइज़ एक गेहूं के दाने के बराबर नहीं होना चाहिए, एक गेहूं के दाने से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, गेहूं के दाने के साइज़ का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि हम सोडियम मेटल का पानी के साथ रिएक्शन करके हम चेक करेंगे। तो पहला प्रिकॉशन है कि आप जो सोडियम मेटल को यूज़ करेंगे उसका जो साइज़ है वो गेहूं के दाने से बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसको आपको एक चिमटा से पकड़ना है। 250 मिलीलीटर का एक बीकर ले लीजिए, उसमें आप आधा पानी भर दीजिए और केयरफुली एक सोडियम मेटल का एक टुकड़ा काट लीजिए, उसको फ़िल्टर पेपर से सुखा दीजिए और उसको रुई के साथ लपेट करके आप फिर सोडियम मेटल को आप उसको बीकर में डाल दीजिए, पानी वाले बीकर में। उसमें बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, आप उसको वॉच कीजिए। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो आप बीकर को टच कीजिए, बीकर को टच करके आप क्या फील करते हैं, तो बीकर को टच करके आपको थोड़ा गर्म फील होगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन है, पानी के साथ जो सॉल्यूशन है, आप क्या कीजिए, उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए। तो रेड ब्लू लिटमस पेपर से आप टेस्ट करेंगे तो ये रेड को ब्लू कर देगा, जिससे कि हम ये कंक्लूड करते हैं ये बाय नेचर बेस होता है। You observed that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. आपने देखा कि सोडियम बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि आयरन पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। सामान्यतः नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो हवा में रिएक्टिव हो सकते हैं। उन नॉन मेटल्स को जो कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो हवा के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उनको पानी में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का यहाँ एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, वो तुरंत आग लग जाएगा उसमें अगर आप उसको हवा में रखेंगे, तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से उसको बचाना होता है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, और उससे बचाने के लिए उसको पानी में स्टोर किया जाता है। अब रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका क्या बिहेवियर होता है वो हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। वार्निंग देख लीजिए, इसमें क्या है वार्निंग आपका। वार्निंग ये है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है उसको आप अपने चेहरा से दूर रखिए। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ABCDEF यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिस्ट ABCDEF मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में इनके सैंपल्स ले लेना है। टेस्ट ट्यूब ए में आप मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब बी में आप एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब सी में आप आयरन फाइलिंग्स मतलब लोहे का बुरादा ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब डी में आप कॉपर इन ब्रैकेट
पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, मतलब तार ले लीजिए, छीला हुआ तार। उसके बाद ई में आप चारकोल पाउडर ले लीजिए। उसके बाद एफ में आप सल्फ़र पाउडर ले लीजिए। तो आप 6 टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको मार्क कीजिए ABCDE एंड F, और उसमें ये जो सैंपल्स दिया हुआ है नॉन मेटल्स का, आप उनको आप लीजिए। ABCDE जैसे जैसे मार्क किया हुआ है, ए में मैग्नीशियम रिबन, बी में एल्युमिनियम फॉयल, इस तरह से आप दीजिए। उसके बाद 5 मिलीलीटर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर टेस्ट ट्यूब में आप एक एक करके डालिए। सब में 5-5 मिलीलीटर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ये दो चीज़ हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिला करके उसके असर को थोड़ा हल्का किया जाता है, तो इसी को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ये 5 मिलीलीटर आपको सब में हर टेस्ट ट्यूब में डालना है। अगर रिएक्शन नहीं होता है ठंडे माहौल में, ठंडे सॉल्यूशन में अगर रिएक्शन नहीं होता है तो आप उसको धीरे धीरे वार्म कीजिए, हल्का गर्म कीजिए। उसके बाद आप एक माचिस की तीली जला करके इन हर टेस्ट ट्यूब के ऊपर से आप गुजारिए, उसको पास कीजिए। अब ये जो आपने किया, एक तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कीजिए, उसके बाद यही चीज़ आप सल्फरिक एसिड के साथ आप इन्हीं मेटल्स का आप प्रयोग कीजिए। मतलब ABCDEF करके आप टेस्ट ट्यूब मार्क कीजिए, उसमें आप इन मेटल्स नॉन मेटल्स का सैंपल डालिए, उनका टेस्ट आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कीजिए, पहले रूम टेम्परेचर में, उसके बाद हल्का गर्म करके, उसके बाद सल्फरिक एसिड के साथ कीजिए रूम टेम्परेचर में, और उसके बाद गर्म करके। Is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? तो क्या डिफरेंस आपने पाया जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जब आपने दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फरिक एसिड के साथ आपने टेस्ट किया तो आपने क्या पाया? उसमें जब टेस्ट आप कर रहे होंगे, माचिस की तीली आप पास कर रहे होंगे, तो कुछ टेस्ट ट्यूब्स से के ऊपर से आपको पॉप साउंड सुनाई दिया होगा। तो ये पॉप साउंड क्या है? तो ये पॉप साउंड एक्चुअली हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को मार्क करता है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? सामान्यतः नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वाइल्ड रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलता है अगर आप माचिस की तीली जला करके आप पास करेंगे तो। यू मस्ट हैव नोटिस्ड that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. तो आपने अनुभव किया होगा जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो रिएक्ट नहीं करता है इवन गर्म करने के बाद, लेकिन वो सल्फरिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है। एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड से वो रिएक्ट करता है, और रिएक्शन में वो हाइड्रोजन गैस नहीं तैयार करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता है किसी भी परिस्थिति में। अब रिएक्शन विद बेसिस टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. ये भी टीचर करेंगे आपको ध्यान में ये रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो टिकिया होगा उसको आप प्लास्टिक स्पैचुला से आप उसको कैरी करेंगे।
इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का और पानी का सॉल्यूशन बनाना है और फिर उसको आपको चेक करना है एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े के साथ। तो एक सॉल्यूशन बनाइए। तो कैसे? तो आप 5 मिलीलीटर पानी लीजिए और उसमें 3-4 टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप उसमें मिलाइए और उसके बाद जलता हुआ माचिस का तीली उसके ऊपर से आप पास कीजिए और फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए। What does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. इस प्रयोग को करेंगे तो आप यहाँ से भी, अगर आप इसके ऊपर से भी माचिस की तीली जला करके पास करेंगे तो आप पाएंगे पॉप साउंड। तो ये भी पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, जैसे कि पहले आपको हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को इंडिकेट करता था। Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reaction of non-metals with bases are complex. तो मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और वाइल रिएक्शन वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ बेसिस का रिएक्शन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ें। अब उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो पावरफुल एलिमेंट होता है वो कम पावरफुल एलिमेंट को हटा देता है। Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some more reaction of that kind. आपने क्लास 7 में कॉपर सल्फेट का और आयरन का रिएक्शन आपने देखा, उस तरह के और रिएक्शन के बारे में आप जानेंगे। तो इसमें क्या हुआ होगा कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट हुआ तो ये आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग से ब्राउन पाउडर के रूप में वो जमा हो गया। इसमें आपको क्या करना है, टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल देम A B C D एंड E। 100 ml का 5 बीकर ले लीजिए और उसको आप A B C D E आप उसको लेबल कर दीजिए। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। हर बीकर में 50 मिलीलीटर पानी आप डाल दीजिए। डिजॉल्व इन ईच बीकर ए टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन 4.6a। अब यहाँ पे 4.6a में जो दिया हुआ है वो आप एक एक बीकर ए में आप डालिए कॉपर सल्फेट और जिंक का दाना। बीकर बी में आप डालिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, लोहे की कांटी। सी में डालिए जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, कॉपर का छीलन जिंक सल्फेट के साथ। डी में डालिए आयरन सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग्स, कॉपर का छीलन आयरन सल्फेट के साथ। ई में जिंक सल्फेट के साथ आयरन नेल, जिंक सल्फेट के साथ कांटी डालिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ए और बी में चेंजेस आएगा लेकिन सी डी ई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर्स? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन मीन्स पानी के सॉल्यूशन में जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल का जगह ले लेता है। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट CuSO4। बीकर ए में जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा और वो जिंक सल्फेट बन जाएगा। That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और एक पाउडरी लाल कलर की चीज़ आपको बीकर के बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगी और ये जो पाउडरी लाल कलर की चीज़ है ये कॉपर है।
यहाँ पे है आपको कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये हो गया रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, रेड कलर का ये कॉपर बॉटम में जमा हो गया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकन प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। बीकर बी में भी जो रिएक्शन हुआ है आपको ठीक इसी तरह से आप लिख सकते हैं। बीकर बी में हम देख लेते हैं, बीकर बी में क्या है, तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट हो जाएगा और फिर कॉपर जो है वो जमा हो जाएगा साइड में। अब यहाँ पे पहली क्या बोल रही है, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर्स ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर सी डी ई। अब यहाँ पे पहली समझ गई है कि क्या कैसे रिएक्शन हुआ, ए और बी में कैसे एक मेटल दूसरे को रिप्लेस कर दिया, लेकिन सी डी ई में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why, when zinc can replace copper in a beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts. And the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होता है और जिंक के बाद आयरन का नंबर होता है और आयरन के बाद कॉपर का नंबर होता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जिंक रिएक्टिव होता है, उसके बाद फिर आयरन का नंबर होता है और फिर कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो सी डी ई है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ है, तो इसमें डी और पहले सी और डी का कारण यहाँ हम देख लेते हैं अच्छे से। पहला ए में है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुअल, सी में है जिंक प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स। तो ए में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको जिंक ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो जिंक सल्फेट बन गया, वो जिंक क्या किया, कॉपर का जगह ले लिया। लेकिन सी में ठीक उल्टा, जिंक कॉपर जिंक का जगह नहीं ले पाया जिंक सल्फेट में, क्यों कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है। डी में भी आपको आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट नहीं बन पाया, क्यों कि आयरन से ज़्यादा पावरफुल कॉपर नहीं हो पाता है। ई में भी जिंक सल्फेट आयरन सल्फेट नहीं बन पाया, क्योंकि आयरन जिंक से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि साइंस जो है वो अनुमान पे नहीं चलता है, वो फैक्ट्स पे चलता है। उसके साइंस में हर चीज़ के पीछे कारण होता है और इसके पीछे यही कारण है कि जो कम पावरफुल एलिमेंट है
वो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या उपयोग है। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. अब आप इस लायक हैं कि गेस कर सकते हैं कि क्यों मेटल्स का इस्तेमाल हम मशीनरी मशीन्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, ट्रेन्स बनाने के लिए, सैटेलाइट्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन, वाटर बॉयलर्स बनाने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम ऑफ नॉन मेटल्स। आप कुछ नॉन मेटल्स के भी इस्तेमाल से आप परिचित हैं कि उनका हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। चलिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस हैं नॉन मेटल्स का, और आप जो गेस करते हैं वो आपका यहाँ मैच कर सकता है। नॉन मेटल इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। हम ऑक्सीजन लेते हैं, नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ये जितने भी जीवन है उसके लिए वो ये काफ़ी आवश्यक है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ये नॉन मेटल काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है ताकि उनके प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, जैसे नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का हम इस्तेमाल पानी के साफ सफाई के प्रक्रिया में भी हम लोग करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic। बैगनी कलर का सॉल्यूशन में नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस सॉल्यूशन को हम घाव पे हम लोग लगाते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। नॉन मेटल्स का इस्तेमाल पटाखों के बनाने के लिए किया जाता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंस से नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की उपयोगिता को आप जोड़ सकते हैं उसमें। अब यहाँ पहली क्या कह रही है? आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स। इन व्हाट फॉर्म इज़ इट फाउंड इन देम। मैग्नीशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। ये सेंटर ऑफ क्लोरोफिल होता है। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी। वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी। यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है कि डॉक्टर ने मेरे बॉडी में आयरन का डेफिशिएंसी पाया है, मतलब आयरन का कमी पाया है, लेकिन ये हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो आयरन हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल के पिगमेंट में पाया जाता है, और इसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और इसका काम होता है हमारे लंग्स से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुँचाना। In class 7, you have learned that in a chemical reaction, new substances are formed. These substances are different from those which underwent the reaction. आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें नया चीज़ बनता है, और जो नया चीज़ बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उनसे जो कि रिएक्शन हुआ है।
मतलब जिनका रिएक्शन करा करके हम नया चीज़ बनाते हैं, तो जिनका रिएक्शन होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं, उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एकदम अलग होता है. नाउ इफ़ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय बॉइलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट. जब कोई सब्सटेंस को हम आगे उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी प्रयोग करके, उस किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, या फिर उसको किसी भी केमिकल रिएक्शन उसको ठंडा करके, उसको गर्म करके, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से अगर हम उसको और तोड़ नहीं पाते हैं तो हम एलिमेंट कहते हैं. सल्फर इज़ एन एलिमेंट, सल्फर एक एलिमेंट है. सो इज़ आयरन, आयरन भी एलिमेंट है. कार्बन 2 इज़ एन एलिमेंट, कार्बन भी एलिमेंट है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम. एलिमेंट का जो सबसे यूनिट होता है वो एटम होता है. ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेंस ओनली वन काइंड ऑफ एटम. जो एलिमेंट का जो सैंपल होता है उसके अंदर में केवल एक ही प्रकार का एटम होता है. द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट. जो एलिमेंट के अंदर में जो एटम होता है उसके अंदर में फिजिकल चेंजेस से उसके अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अगर एलिमेंट के अंदर में किसी भी प्रकार का फिजिकल चेंज होता है तो उससे उसके अंदर के एटम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ द लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर. उदाहरण के लिए जो लिक्विड सल्फर है उसका जो एटम होगा वो बिल्कुल सॉलिड सल्फर और वेपर सल्फर के एटम के समान होगा. ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस इज लिमिटेड. हम मतलब कि दुनिया में ढेर सारा अनगिनत चीज़ें हैं, यूनिवर्स में अनगिनत चीज़ें हैं, लेकिन जिनसे ये चीज़ें बनते हैं, जिन एलिमेंट्स से ये चीज़ें बनते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं. देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. मतलब अभी तक 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं. एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो एलिमेंट्स का ये एक मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ज़्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स हैं. लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, 20 से भी कम एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं. ए फ्यू आर मेटेलॉइड्स विच पोजेजेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और कुछ मेटेलॉइड्स हैं जिनके अंदर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों गुण होते हैं. अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.